बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो नावल हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर, द ग्रेट गेट्सबे बाय एफ स्कॉट फिट्ज़गर्ल्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। इस नावल पे हम एफ स्कॉट की शॉर्ट बायोग्राफी, कैरेक्टर, समरी और थीम्स को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। एफ स्कॉट फिट्ज़गर्ल्ड, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 24 सितंबर 1896 है, और ये एक अमेरिकन नावलिस्ट और राइटर है। मिडिल क्लास फैमिली से इसका तल्लुक़ था और अर्ली स्टेज में ही इसे लिखने का शौक़ हुआ, और इसने जो एस.टी. फॉल एकेडमी अटेंड की है, लेटर वेंट टू द स्टडी एट द न्यू मेन स्कूल, अ प्रेस्टिजियस कैथोलिक प्रेप स्कूल इन न्यू जर्सी। तो ये स्कूल वहाँ पे वाक़या है। वेयर देयर ही बिगेन टू डेवलप हिज राइटिंग स्किल्स। वहाँ से इसने राइटिंग स्किल्स जो है डेवलप किए थे, एंड कंट्रीब्यूटेड टू द स्कूल्स लिटरेरी मैगज़ीन। और लिटरेरी मैगज़ीन जो स्कूल की अपनी मैगज़ीन होती है, उसमें भी इसने लिखना स्टार्ट किया था। इन 1913 फिट्ज़गर्ल्ड इनरोल्ड एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अपने आप को इनरोल रखा। ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, और इस तरह फिर उसे ड्रॉप किया जाता है कब, लाइक 1917 में। और फिर ये जो है आर्मी ज्वाइन करते हैं। यूनाइटेड स्टेट की जो आर्मी है उस वक्त वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, सो आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। फिट्ज़गर्ल्ड ब्रेक थ्रू केम इन 1920 व्हेन द पब्लिकेशन ऑफ हिज डेब्यूट। अब इस नावल से इसे बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी, द साइड ऑफ पैराडाइज। और इस तरह फिर वर्ल्ड वॉर वन में ये जो नावल है ये किस बारे में था, जब वर्ल्ड वॉर वन हुई उसमें जब इसने ऑब्वियसली पार्टिसिपेट किया था, जो चीज़ें इसने देखी, सो उससे इंस्पायर होके या उस वाक़ियात को इंस्पायर या उस वाक़ियात से इंस्पायर होके उस वाक़ियात को देख के इसने ये नावल लिखा था। तभी इस नावल को बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली। ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स फिट्ज़गर्ल्ड प्रोड्यूस सेवरल एक्लेम्ड वर्क्स इंक्लूडिंग, आप लोग देख लीजिएगा जो इसके जो आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, द ग्रेट गेट्सबे 1925 में पब्लिश हुई। In the 1930s, फिट्ज़गर्ल्ड popularity waned and he struggled find literary success. इसी तरह 1930s में इसको मुकम्मल सक्सेस मिली। He turned to Hollywood and worked as a screenwriter to support himself and Zelda. Zelda इसकी वाइफ है, और इस तरह इसने हॉलीवुड में भी एक कदम जमाए थे कि ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपनी जो वाइफ है उसको सपोर्ट कर सके। एंड हु वाज डीलिंग विद मेंटल हेल्थ इश्यूज़। इसकी जो वाइफ थी वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डील कर रही थी। हाउएवर हिज टाइम इन हॉलीवुड वाज फ्रॉट विद डिफ़िकल्टीज़ एंड डिड नॉट प्रोवाइड द क्रिएटिव एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर। सो ये जो सोच के आया था कि हॉलीवुड में मुझे कामयाबी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसे जो कामयाबी मिली थी वो एक ही नावल था, द साइड ऑफ पैराडाइज। और ये इसलिए इसे पज़ीराई मिली इस नावल को क्योंकि ये वॉर से रिलेटेड थी। ट्रेजिकली एफ स्कॉट फिट्ज़गर्ल्ड लाइफ वाज कट शॉर्ट, और इस तरह 1940 को इसकी डेथ हुई 44 एज में हार्ट अटैक की वजह से। अब इस नावल के अगर कैरेक्टर्स की बात करें, सबसे पहला कैरेक्टर है हमारे पास जे गेट्सबे। ये नावल के प्रोटोगनिस्ट हैं और सेल्फ मेड मिलीनियर है, ठीक है। और इस तरह ये इसकी एक मिस्टीरियस पास्ट होती है। ही इज़ डीपली इन लव, डेसी से प्यार करते हैं। डेसी एक करेक्टर है जो नीचे लिखा है। इसी तरह ये जो है स्पेंड्स ईयर्स ट्राइंग टू विन हर बैक, और ये कोशिश करता है कि उससे दोबारा मिले। किससे? डेसी से। डेसी जो है ये एक ब्यूटीफुल और चार्मिंग वुमेन है, और इसकी शादी ऑब्वियसली किससे होती है? टॉम से होती है। मतलब जे गेट्सबे से नहीं होती, इसकी शादी टॉम से होती है, ये जो नीचे कैरेक्टर है। लेकिन इसका जो फार्मर लवर है वो ऑब्वियसली कौन है? जे गेट्सबे है, और ये इसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, यानी जे गेट्सबे के साथ सोशल स्टेटस। डेसी इज़ लाइक टॉम बिटवीन हर लव। अब डेसी जो है वो फंसी हुई है। क्यों? किन के बीच में? एक तो टॉम तो ऑब्वियसली इसका हस्बैंड है, लेकिन जो दूसरा करेक्टर है जे, क्योंकि वो भी डेसी से प्यार करता है। फिर हमारे पास करेक्टर हैं टॉम, ये जो है डेसी के हस्बैंड हैं, और ये भी वेल्थी मैन है, प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड है इसका, लेकिन ये एरोगेंट टाइप है, एग्रेसिव है, अनफेथफुल है, और आखिर में एक बंदे का कत्ल भी कर लेते हैं, वो मैं आपको समरी में बताऊंगा। निक कैरवे
निक कैरवे द नरेटर ऑफ द नावल, ये नावल के नरेटर है। ये यंग मैन है और मिड वीस से न्यूयॉर्क की तरफ मूव करते हैं ताकि अपने आप को बना सके, बिज़नेस कर सके। और ये किसके नाइबर बन जाते हैं? जे गेट्सबे के नाइबर बन जाते हैं। फिर हमारे पास है जॉर्डन। जॉर्डन एक वुमेन है और गोल्फ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, प्रोफेशनल गोल्फर है। और ये जो है डेसी की फ्रेंड है, इसका भी थोड़ा बहुत रोल है नावल में। फिर हमारे पास करेक्टर है मार्टेल विल्सन। ये जो है लाइक एक मिस्टीरियस करेक्टर है और इसकी शादी किससे होती है? जॉर्ज विल्सन से, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो है इसका भी इतना बड़ा रोल नहीं है पूरे नावल में, लेकिन इसकी डेथ हो जाती है एक एक्सीडेंट में। फिर हमारे पास जॉर्ज विल्सन है, ये ऑब्वियसली मार्टेल के हस्बैंड है, एक हार्ड वर्किंग और डिस्परेट मैन है और इसका एक स्मॉल गैराज होता है। सो इसका भी इतना बड़ा रोल नहीं है। बाकी जो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए। सो ये इसमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है वो जे गेट्सबे हैं। यहाँ से हम समरी स्टार्ट करते हैं। डेसी है और टॉम है। तो ये एक निक, ये चार पांच करेक्टर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं करेक्टर्स के इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। खैर, अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि इस नावल में होता क्या है। देखो, ये नावल लिखा गया था 1924 में पेरिस और यूएसए में, और 1925 में पब्लिश हुआ। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है? न्यूयॉर्क और भी बहुत सारी जगह न्यूयॉर्क की। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। अब स्टोरी की शुरुआत होती है 1922 से। वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हो चुका है। निक, ये जो निक है, निक नाम का एक बंदा है जो मिड वेस्ट से न्यूयॉर्क जाता है बिज़नेस करने के लिए। फिर ये एक घर रेंट पे लेता है और उस जगह पर न्यू रिच लोग रहते थे। मींस ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो नए नए अमीर बने होते हैं वो वहाँ पे आके लाइक अपने घर वगैरह या रेंट पे घर वगैरह ले लेते हैं। तो निक भी यहाँ आया था। निक ने अपनी ग्रेजुएशन वेल से की है और वेस्ट टाउन के साथ साथ ईस्ट टाउन के साथ भी इसके कनेक्शन है, क्योंकि ये वेस्ट से आया था और अब ईस्ट की तरफ आया है। सो वेस्ट के साथ साथ ईस्ट टाउन के साथ भी इसके कनेक्शन है। यानी इसकी एक कज़न है जो वहाँ पर रहती है और उसके कज़न का नाम है डेसी। ये जो डेसी है ये निक की कज़न है। डेसी एक रात निक अपने कज़न डेसी और उसके हस्बैंड टॉम के पास डिनर करने जाता है। ये जो निक हैं ये एक रात क्या करता है, अपने कज़न यानी डेसी और उसके जो हस्बैंड है टॉम, ये डेसी के जो हस्बैंड है टॉम, इनके पास जाते हैं डिनर करने के लिए। तो इनकी मुलाकात हुई वहाँ पे। इनकी मुलाकात होती है जॉर्डन से। जॉर्डन एक नया करेक्टर है। जॉर्डन नाम की एक लड़की से। ये लड़का प्रीवियसली, ये लड़की जो है लाइक प्रोफेशनली गोल्फ खेलती है। अब निक की जॉर्डन से दोस्ती हो जाती है। अब जॉर्डन जो है निक को क्या बताती है कि इसका ये जो ब्रदर इन लॉ है यानी कि टॉम, इसका कहीं अफेयर चल रहा है। अब निक डिनर करके जब वापस आता है तो इसका एक पड़ोसी है जे गेट्सबे। निक जब उसको देखता है तो नोटिस करता है कुछ दिनों के बाद ये टॉम जो है निक को वापस एक पार्टी के लिए बुलाता है। और टॉम का जिस लड़की के साथ अफेयर है उसका नाम है मार्टेल विल्सन। ठीक है, ये किसके साथ? ये जो मार्टिन विल्सन यानी टॉम का जिस लड़की के साथ अफेयर है उसका नाम है मार्टेल विल्सन। ये एक मैरिड वुमेन है और इसके हस्बैंड का नाम है जॉर्ज, ये जॉर्ज विल्सन। अब मार्टेल भी टॉम की पार्टी में आ जाती है और बहुत शराब पी लेती है और डेसी का मजाक बना लेती है। टॉम को गुस्सा आकर इसकी नाक तोड़ देता है। अब ये जो गेट्सबे है ये जो गेट्सबे हैं ये भी बड़ी बड़ी पार्टीज़ देता रहता है। अमीर आदमी है। अब गेट्सबे एक पार्टी देता है जिसमें निक भी जाता है और वही निक की मुलाकात गेट्सबे से होती है और जॉर्डन भी वहाँ पर होती है। गेट्सबे जो है जॉर्डन को प्राइवेट में बोलता है कि ये डेसी को बड़े अरसे से जानता है। वर्ल्ड वार 1 के पहले से ये डेसी को जानता है और ये गेट्सबे जो है डेसी को पसंद भी करता है। ये सारी बातें जॉर्डन जाके निक को बताती है।
और बताती हैं, जब ये सारी बातें वो निक को बताती है और ये भी मज़ीद बताती हैं कि गेट्सबी इसलिए बड़ी बड़ी पार्टीज़ देता है ताकि डेसी को इम्प्रेस कर सके। अब ये गेट्सबी जो है निक से क्या चाहता है कि निक जो है डेसी और मेरी मीटिंग फ़िक्स करा दे। अब निक ये सब कुछ करने के लिए राज़ी हो जाता है, मीटिंग फ़िक्स करा देता है और मीटिंग जो है जब फ़िक्स होती है, अब डेसी जो है निक और गेट्सबे को लंच पे बुला लेता है, जहाँ लंच पर टॉम में कुछ जहाँ पर यानी उस लंच पे टॉम और जॉर्डन को भी बुलाया होता है। टॉम और जॉर्डन भी वहाँ पर होते हैं। अब टॉम को शक हो ही जाता है कि उसकी वाइफ डेसी और गेट्सबे में कुछ चल रहा है। अब टॉम और गेट्सबे के बीच आर्गूमेंट्स हो जाते हैं और इनकी आर्गूमेंट्स का रीज़न था डेसी। अब गेट्सबे जो है टॉम से कहता है कि भले ही तुम डेसी के हस्बैंड हो, लेकिन डेसी ने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया, वो मुझे पसंद करती है। लेकिन डेसी कहती है कि मैं अपने हस्बैंड टॉम को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब टॉम जो है गेट्सबे से कहता है कि मुझे पता है तुम इतने पैसे वाले कैसे बने, इल्लीगल वे से बने हुए हो, नकली शराब बेचकर तुम ये पैसे जो है कमा रहे हो। अब गेट्सबे जो है कसम खा लेता है कि आज के बाद कभी भी डेसी को परेशान नहीं करेगा। अब टॉम जो है डेसी को कहता है कि तुम गेट्सबे के साथ घर जाओ, ठीक है। अब यानी जो डेसी का हस्बैंड है टॉम, वो डेसी को कहता है कि तुम गेट्सबे के साथ घर जाओ। अब दोनों कार में बैठकर घर जा रहे होते हैं। अब टॉम और ये जो गेट्सबे हैं निक है ये भी इनके पीछे होते हैं। अब ये जो टॉम है ये और निक है, इसी तरह गेट्सबे और ये जो डेसी ये तो एक साथ चले जाते हैं एक गाड़ी में, लेकिन टॉम, निक और जॉर्डन ये दूसरी गाड़ी में चले जाते हैं, ठीक है। तो इनके पीछे होते हैं। अब रास्ते में क्या होता है, रास्ते में एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट किसका होता है, ये गेट्सबे और ये क्या कहते हैं डेसी, यानी एक कार में होते हैं और इनका एक्सीडेंट होता है किसके साथ, ये जो करेक्टर है मार्टेल विल्सन। एक्सीडेंट मार्टेल विल्सन का मार्टेल विल्सन का एक्सीडेंट हुआ होता है किसके साथ, ये जो हमारे करेक्टर है गेट्सबे के साथ। और ये जो मार्टिन विल्सन है इसका ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और इसी तरह गेट्सबे की गाड़ी के अंदर जब मार्टेल की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है उस एक्सीडेंट की वजह से, तो अब उस गाड़ी में एज आई सेड कि गेट्सबे और ये जो हमारी करेक्टर है डेसी दोनों होते हैं, ठीक है। अब टॉम जो है गेट्सबे पर गुस्सा होता है। टॉम क्यों गेट्सबे पर गुस्सा होता है, क्योंकि टॉम ये कहता है कि ये एक्सीडेंट जो है गेट्सबे की वजह से हुआ है। अब ऑब्वियसली जॉर्ज की जो वाइफ है मार्टेल, उसकी डेथ हो गई उस एक्सीडेंट में। तो जॉर्ज एज आई सेड जब हमने करेक्टर में डिस्कस किया था, ये एरोगेंट टाइप है, एग्रेसिव टाइप है। अब टॉम क्या करता है, टॉम जो है गेट्सबे के पास जाता है उसे मारने के लिए, और इस तरह गेट्सबे की जो है स्विमिंग पूल में उसको मार ही देता है और फिर वो ख़ुद को भी मार देता है। मतलब इन दोनों की डेथ हो जाती है, ठीक है। जॉर्ज जो है अपनी वाइफ यानी मार्टेल का बदला लेने के लिए गेट्सबे के पास जाता है। गेट्सबे स्विमिंग पूल में होता है, तो उस स्विमिंग पूल में जो है गेट्सबे को मार देता है और जॉर्ज फिर अपने आप को भी मार देता है। अब निक को जब पता चला कि गेट्सबे मर चुका है, और निक को ये भी पता चल जाता है कि जिस रात एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी गेट्सबे की बजाय डेसी चला रही थी, एक्सीडेंट डेसी से हुआ था और गेट्सबे ने वो इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया था। अब निक ने गेट्सबे का छोटा सा फ्यूनरल रखा, जनाजा रखा, जिसमें कोई भी नहीं आया, सिर्फ गेट्सबे के फादर थे और एक और बंदा था। अब निक ने जॉर्डन से भी रिलेशनशिप ख़त्म कर दी। अब निक वापस टॉम के पास गया और टॉम ने ही इसको बताया, मतलब टॉम ने ही जॉर्ज को गेट्सबे के टॉम ने ही जॉर्ज को गेट्सबे के बारे में बताया कि तुम्हारी वाइफ का मर्डर गेट्सबे ने किया है, जिसके बाद जॉर्ज अपनी बंदूक लेकर आए और गेट्सबे को मारा। अब निक वापस अपनी जगह चला गया, जाने से पहले एक बार फिर ये गेट्सबे के घर गया और उस जगह पर गया जहाँ पर
पहले ही लाइक इनकी मुलाकात हुई थी, इसने गेट्सबे को देखा था और सोचने लगा कि गेट्सबे वाकई बहुत ही ग्रेट आदमी था। तो दोस्तों यहाँ पे स्टोरी की एंडिंग होती है। अब भाई इसका अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहला थीम है हमारे पास करप्शन एंड ऑफ द अमेरिकन ड्रीम। वन ऑफ द सेंट्रल थीम्स इन द नावल इज़ द करप्शन। करप्शन है, ठीक है, इस नावल में करप्शन का जिक्र है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे करेक्टर है गेट्सबे, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने इलीगल वे से जो है ये सारी दौलत कमाई है। तो ये जो करप्शन ऑफ द अमेरिकन ड्रीम मतलब ये जो करेक्टर है हमारे पास गेट्सबे, ये सारा जो पॉइंट है, ये जो जितनी भी पॉइंट है ये उसकी तरफ इशारा है, ठीक है। द इल्यूजन ऑफ द पास्ट। गेट्सबे इज़ ऑब्सेस्ड विद रिकैप्चरिंग द पास्ट, पर्टिकुलरली हिज पास्ट रिलेशनशिप विद डेसी। तो ये डेसी के साथ जैसे इसका रिलेशन था पास्ट में, ये उसमें भी अपने आप को इन्वॉल्व रखता है। द नावल एग्जामिन्स द फ्यूलिटी ऑफ ट्राइंग टू क्रिएट और आइडियलाइज द पास्ट एंड द consequences of living in an illusion rather than accepting reality। फिर हमारे पास करेक्टर है द डिक्लाइन ऑफ द अमेरिकन ड्रीम। फेट्सगार्ड डिफेक्ट्स द डिक्लाइन ऑफ द अमेरिकन ड्रीम ड्यूरिंग द 1920s, द एक्सेसिव मेटेरियलिज्म, हेडोनिज्म एंड परस्यूट ऑफ इंस्टेंट ग्राटिफिकेशन ऑफ द जैज एज सोसाइटी और कंट्रास्टेड। तो इसमें भी अगेन वही लोगों की बात की गई है कि कुछ लोग बहुत अमीर थे और कुछ लोग जो है बहुत गरीब थे, मतलब उनके ख्वाबों का कत्ल हो रहा था। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो थे मेहनत भी कर रहे थे लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो रहे थे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट उनके अंदर नहीं आ रही थी। उसकी मेन वजह थी क्योंकि कुछ लोग जो है वो इलीगल वे में पैसा कमा रहे थे। सोशल क्लास एंड इनइक्वालिटी, इसमें ओबियसली कुछ फैमिलीज़ बहुत अमीर हैं और इसीलिए इसी सोशल क्लास की अगर बात करें तो कुछ फैमिली जो है वो बहुत गरीब हैं। सो इनइक्वालिटी भी शो की गई है पूरे नावल में। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।